हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स में हमने कल पढ़ा था पदार्थ के सामान्य गुण। आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं एज ए क्वेश्चंस। तो हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चों, आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल होगा कि गैसों के द्रवीकरण में वस्तुओं के मध्य क्या बढ़ जाता है। वस्तुओं के मध्य क्या बढ़ जाता है, तो पहले हम बात करेंगे प्रतिकर्षण की, कि जैसे गैसें भरी हुई है, अगर इसको हम पिस्टन से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये पिचक जाएगी और धीरे धीरे आयतन कम होता जाएगा। तो जब आयतन कम होगा तो गैस के जो अणु हैं वो आपस में पास आते जाएंगे, क्योंकि फैलने की जगह कम हो जाएगी। तो जगह कम होने के कारण वो अणु पास पास आ जाएंगे। इसलिए जब गैसों का द्रवीकरण होगा तो आकर्षण बल लगेगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि उत्प्लावन बल का डैश डैश है, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या बोला है। उत्प्लावन बल का द्रव के आयतन और विस्थापित आयतन पर निर्भर करता है। तो क्या निर्भर करता है? दिशा नहीं, दिशा की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। उसके अलावा शक्ति, उत्प्लावन बल की शक्ति, ऐसा भी कुछ नहीं है। उत्प्लावन बल की ऊर्जा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बच्चों, उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के आयतन और विस्थापित आयतन पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या आएगा? परिमाण। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का कि उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो बताओ बच्चों, उत्प्लावकता की खोज किसने की थी? इन्होंने पूछा है कि उत्प्लावन बल की खोज किसने की थी। तो हमने पढ़ा था कि आर्किमिडीज का सिद्धांत था जो हमें उत्प्लावकता के बारे में बताता था, यानी कि आर्किमिडीज ने इसकी खोज की थी। बच्चों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण को दर्शाता है या निर्भर करता है। मतलब कौन सा कारक है जो उत्प्लावन बल लग रहा है उस पर निर्भर करता है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन कि तरल पदार्थ का घनत्व, तो इसमें डूबी वस्तु का द्रव्यमान, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं था। दूसरा पढ़ेंगे इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन, ऐसा भी कुछ रोल नहीं था। तीसरा ऑप्शन है कि पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, यानी कि डी एंड वी। इसके बारे में बात करते हैं। पहले चौथा वाला ऑप्शन पढ़ते हैं कि इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार, ऐसा भी कुछ नहीं। तो बच्चों, हमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है डी एंड वी। और ऐसा क्यों है जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो वस्तु पानी में हम डुबो रहे हैं, तो जब वो पानी के अंदर रहती है आंशिक रूप से या पूरी डूबी हुई, तो एक बल कार्य करता है जिसे हमने उत्प्लावन बल कहा था। इसको उत्प्लावन बल कहा था और ये गुण कहलाया था उत्प्लावकता। तो उसमें यही था कि जितना वो द्रव, जितना आयतन का द्रव वो विस्थापित करेगा, उस बल का मान उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी। तो 4 क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मास प्रति यूनिट, मास प्रति यूनिट क्या होता है? घनत्व। क्योंकि घनत्व के फॉर्मूले में आता है प्रति यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को 1 कर दें, 1 यूनिट कर दें, तो मास किसके बराबर हो जाएगा? घनत्व के। घनत्व को डी या रो से भी डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर होगा घनत्व। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि एक आदर्श तरल क्या होता है। ऑप्शंस में देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं कि यह बहुत पूर्ण श्यान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूटन के श्यान नियम का पालन करता है, ऐसा भी नहीं है। विद्युत प्रवाह में माना जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं। जो एक आदर्श द्रव होता है ना, आदर्श द्रव की हम बात करें, जो आदर्श द्रव है वो होता है घर्षण रहित।
और बच्चों आदर्श जैसी ऐसी कोई बात होती ही नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं कि मानो कि यदि कि इसकी आदर्श स्थिति आ जाए तो उस द्रव में क्या क्वालिटीज रहेंगी, तो वो रहेगा घर्षण रहित और उसको द्रवीकृत नहीं किया जा सके। मतलब ऐसा द्रव जिसको और द्रवीकृत नहीं किया जा सके और संपीड्य नहीं किया जा सके, तो वो कहलाएगा आदर्श द्रव, यानी कि घर्षण रहित और असंपीड्य। ऐसा द्रव क्या कहलाएगा? आदर्श द्रव। बच्चों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या आधारित नहीं है। तो क्या हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? हाँ है। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। क्या पनडुब्बी? बच्चों पनडुब्बी पानी में रहती है और ऊपर नीचे जाने के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत इसमें कार्य करता है, क्योंकि जल में यदि कोई वस्तु ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो उत्प्लावक बल उस पर लगता है, इसलिए आर्किमिडीज सिद्धांत कार्य कर रहा है। बच्चों इलेक्ट्रोमीटर या दुग्धमापी, ये भी हमने आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग में पढ़ा था। यानी कि जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर मतलब स्पीड मापने वाला मीटर, उसमें कोई आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है, उसमें कोई द्रव भरा हुआ नहीं होता, इसलिए ओडोमीटर इसका सही आंसर होगा। यानी कि इसका सही आंसर होगा ओडोमीटर, क्योंकि हमें नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है। यदि है पूछा होता तो इसके तीनों आंसर राइट होते और ये गलत होता, लेकिन हमसे पूछा है नहीं, तो नहीं में ओडोमीटर होगा, क्योंकि इसका आर्किमिडीज के सिद्धांत से कोई रिश्ता नहीं है। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है कि दाब को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। दाब को किसके रूप में परिभाषित किया गया है बच्चों? तो हम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल, ये तो बल होता है। दूसरा है भार प्रति इकाई आयतन, यानी कि भार प्रति इकाई आयतन, ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी कि चौथा ऑप्शन है प्रणोद, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बच्चों हमने दाब का क्या पढ़ा था? दाब का हमने पढ़ा था F/A। दाब क्या पढ़ा था? F/A। F को क्या कहते हैं? ma, A को A का A ही रहेगा, और इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चों F को हम mg भी लिख सकते हैं ना, और उसके अलावा A का A है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आंसर ही, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व क्या होता है। बच्चों MKS में या SI में पानी का घनत्व होता है kg/m³। इसी प्रकार से यदि हम CGS की बात करें तो इसमें हो जाएगा 0.1 इंटू C g/cm³, सॉरी 1.0 g/cm³। तो इसमें पूछा है कि पानी का घनत्व क्या है, तो सारे मीटर में है, इसलिए हमें काम में लेना है मीटर वाला। तो मीटर वाला क्या है? 1000, तो 1000। बच्चों यदि ये बर्फ का पूछता तो बर्फ का MKS में होता है और CGS में होता है 0.9 इंटू g/cm³। लेकिन हमसे पूछा गया है पानी का, तो पानी का होगा घन मीटर में 1000 किलो घन मीटर। बच्चों इसी प्रकार हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारणों में से किसके बराबर
किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो बच्चों हमने बात की थी कि जो घनत्व होता है वो इसमें कार्य करता है, और जिसका घनत्व कम वो ऊपर रहेगा, और जिसका घनत्व ज्यादा वो रहेगा नीचे। तो वायु का घनत्व बादलों की तुलना में ज्यादा होता है, तो वायु नीचे रहती है, बादल ऊपर रहते हैं। इसका आंसर होगा निम्न घनत्व। बच्चों इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। बच्चों आपेक्षिक घनत्व में हमने बोला था कि किसी द्रव का घनत्व पानी के कंपैरिजन में हम नोटिस करें तो वो आपेक्षिक घनत्व, यानी कि हम पानी के घनत्व से किसी द्रव के घनत्व की तुलना करें तो उसे कहेंगे आपेक्षिक घनत्व। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं कि पदार्थ का घनत्व पानी का घनत्व गुणा में नहीं, पदार्थ का घनत्व नहीं, पदार्थ का घनत्व ऊपर, पानी का घनत्व नीचे, तो ये सही हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था कि पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। बच्चों चारों ऑप्शन भी पढ़ने होते हैं क्योंकि यहाँ पे बस उल्टा कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो चारों ऑप्शन जब हम ढंग से पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कि पदार्थ का घनत्व अपॉन में पानी का घनत्व, और गुणा जैसा तो कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव क्या होता है। जैसे कोई विमान है, ये केबिन है, तो यहाँ का दबाव पूछा है, और बाहर के कंपैरिजन में, बाहर अंतरिक्ष में और विमान के अंदर की बात हो रही है, तो बाहर की तुलना में अंदर का दबाव अधिक होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर और प्रेशर सेट करके रखते हैं, नहीं तो ऊपर सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा यात्रियों के लिए। इसलिए बाहर की तुलना में अंदर का दबाव ज़्यादा होता है। और जो आपको पता है कि इसी कारण से हमने बात भी की थी कि जो ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं उन्हें विमान में यात्रा करने के लिए मना किया जाता है। उसका कारण यही होता है कि जो टेम्परेचर और दबाव जो कम ज़्यादा होता है वो नहीं झेल पाते और उनके नाक से खून आ सकता है, इसलिए उन्हें मना किया जाता है। इसी प्रकार से बच्चों एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है पर पारे में तैरती है, क्यों? क्योंकि पारे का घनत्व पानी से ज्यादा होता है। है क्या ऑप्शन में? पारे का घनत्व लोहे की तुलना में ज्यादा होता है, और पानी का घनत्व लोहे की तुलना में कम होता है। पानी का घनत्व जिसका कम होगा वो ऊपर रहेगा, जिसका ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा। तो जब लोहे की तुलना में पानी का घनत्व कम है तो पानी ऊपर, कील नीचे। लेकिन पारे का लोहे की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए पारा ऊपर, पारे के ऊपर कील रहेगी, पानी में डूब जाती है और पारे में तैरती है। पारे का घनत्व लोहे की तुलना में अधिक होता है, इसलिए लोहा पानी पे डूबता है परंतु पारे पर तैरता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ। बच्चों ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। प्रत्यास्थ का मतलब समझते हो बच्चों कि हम किसी चीज को खींचे वो वापस अपनी जगह पे आ जाए, तो ये गुण होता है प्रत्यास्थता। जो रबर होते हैं वो उनको हम खींचते हैं और वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये प्रत्यास्थ है। लेकिन बच्चों एक लिमिट होती है खींचने की, आप कितना खींच सकते हो, कितना प्रत्यास्थ है। तो जो क्वार्ट्ज होता है इसको आप अधिकतम खींच सकते हो और ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, टूटेगा नहीं। इसलिए सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्वार्ट्ज को सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा कि वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से
किसके कारण होता है। बच्चों हमने बात की थी कि द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखना चाहता है, न्यूनतम रखना चाहता है। पता है क्यों, किसके कारण रखना चाहता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव ऐसा गुण है जिससे कि द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखना चाहता है। तो बच्चों वर्षा की बूंद भी गोल होती है, यानी कि क्षेत्रफल न्यूनतम। ठीक है, तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। श्यानता तो बहने का गुण है कि द्रव बहने का विरोध करता है, विस्कासिता को ही श्यानता कहते हैं। याद रखना कि जैसे सरफेस टेंशन किसको कहते हैं? पृष्ठ तनाव। एंड विस्कोसिटी किसको कहते हैं? श्यानता को। तो इसने यही दे दिया कि विस्कासिता श्यानता होती है, अंग्रेजी में कहते हैं। अब बर्नौली सिद्धांत का इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ये याद रखना बच्चों, विस्कासिता श्यानता होती है और पृष्ठ तनाव को सरफेस टेंशन कहते हैं। क्वार्ट्ज जो है वो न्यूनतम अधिकतम प्रत्यास्थ वस्तु है। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके तल पर अधिकतम होगा। बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि पारा, जल, केरोसिन, इन सबसे अधिक समुद्री पानी। तो इसका जो घनत्व है पारे से सबका कम होता है, इसलिए पारे के लिए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके तल अधिक दाब होगा, तो वो पारा के पे होगा। बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की सतह खींची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। जैसे ये कोई द्रव है तो इसकी जो सतह है वो गोल रहने का प्रयास करेगी। ये गुण क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। आपको समझ में आया क्वेश्चन की द्रव की सतह खींची हुई झिल्ली की तरह, यानी कि चारों तरफ से अंदर की ओर खींची हुई महसूस करती है, तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि पानी में डूबी हुई वस्तु हल्की प्रतीत होती है। हमने अच्छे से जाना था कि वो क्यों प्रतीत होती है। जैसे कोई बाल्टी है, इसमें कोई वस्तु पड़ी हुई है, ये तब इसको हम यहाँ मेजर करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक वो डूबी हुई है, तो इसका हमें भार कम लगता है, द्रव्यमान कम लगता है। इसके हम इसे ऊपर लेके गए तो ओरिजिनल या ज़्यादा लगता है पहले से। क्यों? क्योंकि भीगने के बाल्टिया का भार कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। पानी का उछाल बल, इसका भार कम कौन करेगा? पानी का उछाल बल या उत्प्लावन बल। बच्चों आप इन ऑप्शंस को पढ़ के भी सोल्व कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं होता कि बाल्टी गीली होने पर घर्षण कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पानी की हवा में गुरुत्वाकर्षण, ऐसा भी नहीं है। भीगने पर बाल्टी का भार कम होता है, ऐसा भी नहीं है। आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो इस यूनिट को पढ़ने के बाद कि पानी का उछाल बल इसका भार कम कर देता है। जो वो ऊपर उठ रहा था उसका भार नीचे की साइड लग रहा था, लेकिन फोर्स के कारण जब वो ऊपर उठ रहा है तो भार ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसी कारण से अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरे एक जार में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जिस समय वस्तु पिघल जाती है तब पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। हमने डायरेक्ट बात की थी कि गिलास में यदि पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर हमने बर्फ डाल रखी है, तो जब बर्फ पिघलेगी तो वो पानी इसमें ही वितरित हो जाता है, जहाँ भी लूप होल्स होते हैं वहाँ पे वितरित हो जाता है। और बर्फ का वैसे भी आयतन बढ़ा हुआ होता है तो इसमें एडजस्ट हो जाता है, इसलिए अपरिवर्तित रहता है। बच्चों ये क्वेश्चन डिलीटेड था,
हमने पहले चेक कर लिया था, उसके ऑप्शंस गलत हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोटर गाड़ियों के ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो मोटर बाइक्स होती है उनके ब्रेक होते हैं हाइड्रोलिक दाब पर। कोई निर्वात जैसा तो कुछ है नहीं, वायु दाब तो बाहर भी लगेगा अंदर भी लगेगा, इसलिए वायु दाब भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसलिए हाइड्रोलिक प्रेस। आपने सुना भी होगा कि जैसे ट्रक्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, उनमें हाइड्रोलिक पंप लगे होते हैं। तो उन पंप के जैसे ही उनमें ब्रेक्स भी हाइड्रोलिक होते हैं। बच्चों आज का अगला क्वेश्चन है कि ताप में वृद्धि होने पर श्यानता में क्या होता है। तो श्यानता, जब ताप में वृद्धि होगी तो श्यानता में कमी होगी। गैसों में कम होती है, द्रव में बढ़ती है। ठीक है, गैसों में बढ़ती है, द्रव में कम होती है। गैस व द्रव दोनों में बढ़ती है, दोनों में कम होती है। और जो पहला आंसर सही होगा, क्योंकि श्यानता गैसों में तो कम होती है और द्रवों में बढ़ती है। गैस सघन माध्यम से विरल में चली जाती है जब उसका ताप बढ़ाया जाता है। तो ऑब्वियस बात है कि श्यानता कम होगी क्योंकि विरल में जा रही है, इसलिए गैसों में कम होती है, द्रवों में बढ़ती है। बच्चों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। कम घनत्व। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। हमें पता है कि उसका घनत्व, बादलों का घनत्व वायु से कम होता है, इसलिए वो हवा के ऊपर तैरते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए की बत्ती में तेल किस प्रक्रिया से चढ़ता है। हमने इसकी कल भी बात की थी कि जैसे ये कोई हमने डिब्बा लिया हुआ है, इसमें हम एक बत्ती डालते हैं और इसमें तेल भरा हुआ है। तो ये बत्ती में तेल ऊपर चढ़ कैसे रहा है, ऐसा क्या कारण है कि बत्ती में तेल चढ़ रहा है। तो इसका कारण होता है केशिकातु। केशिकातु के हमने अन्य भी उदाहरण पढ़े थे, जिनमें हमने पढ़ा था कि जैसे कोई बड़े पेड़ होते हैं तो उन पेड़ पे ऊपर ही ऊपर, जैसे कोई पेड़ है तो ऊपर की टहनियों पर खनिज कैसे पहुंच रहे हैं, पानी कैसे पहुंच रहा है। तो बच्चों इसमें कोई मोटर तो लगी हुई नहीं है, तो वो केशिकातु के कारण ही पहुंचते हैं। बच्चों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ये तो कम घनत्व के कारण, और दिए और बत्ती उत्प्लावन बल, सॉरी केशिकातु के कारण। अब हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव आनुपातिक होता है घनत्व के। क्योंकि वायु के दबाव का दूरी से कोई मतलब नहीं है, बल से कोई मतलब नहीं है, आयतन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट घनत्व से होता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावन बल। बच्चों आप अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, साथ के साथ नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बाद में रिवाइज कर रहे हैं, तो इन इतने सारों में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावन बल, घर्षण का रोल ही नहीं है, घनत्व बेसलेस, डायरेक्ट उत्प्लावन बल आंसर है। आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता कि ये डेफिनेशन है, परिभाषा है उत्प्लावन बल की। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ को मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल पदार्थ द्वारा डाला गया दबाव कम हो जाता है। कि जैसे मुक्त सतह से गहराई कम होती है, ये हाइट पर निर्भर करता है, दाब। तरल पदार्थ की बात हो रही है तो गैसों में के पढ़ेंगे नहीं, अपन द्रव के दाब की बात करेंगे। तो द्रव का दाब क्या होता है, रो जी एच। जब इसकी हाइट कम होगी, एच है इस पॉइंट पे, यदि इसकी गहराई कम हो रही है तो गहराई डायरेक्ट समानुपाती होती है दाब के। दाब समानुपाती है गहराई के, गहराई कम होगी तो दाब भी कम होगा। इसी प्रकार से हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है। सापेक्ष कह दो, आपेक्षिक कह दो, किसके बराबर होता है, पदार्थ का घनत्व एवं पानी का घनत्व या जल का घनत्व।
इसमें क्या है, पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व गलत, पदार्थ के घटकों का घनत्व, पूर्ण पदार्थ का घनत्व गलत, पदार्थ का घनत्व, पानी का घनत्व बिल्कुल सही, ये भी गलत। बच्चों इस प्रकार आज हमने 28 क्वेश्चंस किए और इन 28 क्वेश्चंस में से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे कि जो आपको नहीं आते, अगर आप खुद भी सोल्व करते उन्हें कर पाते, क्योंकि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। आगे की क्लास में हम शुरू करेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। बच्चे इनकी क्लास आप मिस मत करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर होता है। आपका जो लेवल है एग्जाम का, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला मिलेगा। जैसे W का होता है F इंटू एस, तो आपको डायरेक्ट F देंगे, S देंगे और वर्क यानी कि कार्य पूछ लेंगे। तो आपको फॉर्मूले पता होंगे जब आप क्लास अटेंड करेंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जाएगा। आप इसी तरह से क्लासेस अटेंड कीजिए और पढ़ते रहिए, अग्निवीर बनने का सपना पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।